नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में नया पाठ संख्या 8 कारक के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कारक, जब हम कोई भी वाक्य को लिखते हैं या उसको सुनते हैं तो उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, बहुत से ऐसे हिंदी व्याकरण के अन्य पाठ भी सम्मिलित होते हैं जिसमें कारक ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जाना जाए, संबंध बताने वाला जो साधन होता है वह कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। अब इनको कारक को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं। वो चिन्ह कारक विभक्तियां या फिर पर सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। पर का मतलब होता है बाद में और सर्ग का मतलब होता है लगने वाले, जो संज्ञा व सर्वनाम के बाद में लगने वाले होते हैं। अभी हम पर सर्ग के बारे में जानेंगे, या इसका दूसरा नाम है कारक की विभक्तियां। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या कारक विभक्तियां कहते हैं। अर्थात जिन चिन्हों के माध्यम से हम कारक का क्रिया के साथ संबंध दर्शाते हैं, जो चिन्ह हैं उन्हें हम परसर्ग या कारक विभक्तियां कहते हैं। आइए जानते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। राम ने पत्र लिखा। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण है जिसमें राम ने पत्र लिखा। इसमें क्रिया क्या हो रही है? इसमें क्रिया हो रही है लिखने की। क्या लिखा जा रहा है? पत्र। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो राम ने, जो ये ने है यहाँ पर कारक विभक्ति है, या इसको हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। और इसका क्रिया के साथ संबंध भी बता रहा है। लिखा, किसका संबंध बता रहा है? राम का। और क्रिया क्या है? लिखने की। तो ये कारक विभक्तियां कहलाती है। यानी कि जो ने है ये हमारे पास परसर्ग का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कारक के भेद के बारे में। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। आइए जानते हैं उनके भेदों के बारे में। कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार से है। देखिए बच्चों, नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता, क्रिया को करने वाला। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल बने। तीसरा करण कारक, क्रिया करने का साधन, अर्थात जिससे हमें क्रिया के संपन्न होने का पता चले, जिसके माध्यम से हम क्रिया संपन्न करते हैं, वो करण कारक। संप्रदान कारक,
जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक। और अपादान कारक जब कोई संज्ञा सर्वनाम उससे किसी चीज से या क्रिया से अलग होने का भाव प्रकट करता है तो अपादान कारक। और संबंध कारक, संबंध जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे का किसी न किसी के साथ, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा या सर्वनाम का उसी वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताने वाला कारक। नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब क्रिया का आधार, बेस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, क्रिया करने के एक आधार होता है, वो अधिकरण कारक। और आखिरी में हमारा संबोधन कारक। ये बच्चों कर्ता के लिए विशेष संबोधन किया जाता है, जैसे कि हे राम। तो ये आज हमारा हिंदी व्याकरण में अभी हमने कारक की परिभाषा व उनके भेदों के बारे में जाना। आइए बच्चों, अब हम इनके भेदों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कारक चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है, अर्थात कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने कारक की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। अभी हम उसके 8 जो भेद बताए थे मैंने आपको, एक एक भेद के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला जो कारक होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, या जिन शब्दों से हमें क्रिया के करने का पता चलता है कि क्रिया को किसने किया है, जो कौन करने वाला है, तो जो करने वाला है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसकी कारक विभक्तियां ने होती है, जिसे हम परसर्ग भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनके अंदर कभी कभी परसर्ग या कारक विभक्तियां नहीं होती। देखिए, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे बालक ने पाठ पढ़ा, यहाँ पर बालक ने, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, पाठ पढ़ने की। अब पढ़ कौन रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, बालक। तो कर्ता कारक कौन सा हो गया यहाँ पर, बालक। और परसर्ग बालक ने, तो यहाँ पर इसकी जो कारक विभक्ति है वो ने हो गया। तो हमें इस वाक्य के माध्यम से क्रिया का पता चल गया कि पाठ पढ़ने की क्रिया हो रही है, और क्रिया कौन कर रहा है, बालक। तो कर्ता कारक का भी पता चल गया कि यहाँ पर कर्ता कारक। और कारक विभक्तियां क्या है, ने, तो उसका भी पता चल गया। इस वाक्य के कारण हमें क्रिया के करने वाले का, क्रिया करने का और परसर्ग के बारे में बोध हो चुका है। दूसरा उदाहरण देखिए, चिड़िया उड़ रही है। बच्चों, इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अपने आप में कारक विभक्ति साइलेंट रहती है, अर्थात छुपी हुई रहती है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, उड़ने की। अब उड़ने की क्रिया कौन कर रही है, चिड़िया। तो कर्ता कारक कौन हुआ यहाँ पर, चिड़िया। तो ये अभी हमने कारक विभक्ति में पहला जो कारक है कर्ता कारक के बारे में जाना कि उसका कारक विभक्ति कब प्रयोग होती है, और कई बार उसके कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब हम कारक के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म मतलब काम, कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है काम, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिसके लिए हम मतलब जो काम करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट जो परिणाम क्या होता है। इसका जो कारक विभक्ति है, इसका चिन्ह होता है को। क्या होता है, को। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। तो इस पर जो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की। इसका फल क्या निकल रहा है, छात्रों को, अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े।
तो क्रिया पढ़ने की हो रही है और किसको पढ़ाया जा रहा है? छात्रों को। यहाँ पर इसकी कारक विभक्ति जो को है उसका भी प्रयोग किया गया है। कारक का तीसरा भेद है करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया करने का साधन, अर्थात वह कारक जिसके माध्यम से हम क्रिया संपन्न करते हैं। इसकी कारक विभक्ति है से। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सीता कलम से लिखती है। बच्चों यहाँ पर क्रिया हो रही है लिखने की। अभी मैंने करण कारक की परिभाषा में बताया था कि लिखने का साधन, अर्थात लिखने की क्रिया हो रही है। साधन क्या है हमारे पास? किससे लिखा जा रहा है? कलम से। तो यहाँ पर कलम से में करण कारक का प्रयोग किया गया है। हमारा कारक का चौथा जो भाग है वो है संप्रदान कारक। इसकी कारक विभक्ति या पार्श्व या इसका चिन्ह बोल सकते हैं, कारक चिन्ह के लिए है। इसका उदाहरण है मोहन दादाजी के लिए फल लाया, अर्थात क्रिया जिसके लिए संपन्न की जा रही है। किसके लिए? अर्थात दादाजी के लिए। क्रिया क्या हुई? फल लाने की, लेकिन किसके लिए? दादाजी के लिए। तो कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। हमारा कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना, अर्थात यहाँ पर अलगाव का बोध होता है या किसी से हम पृथक होने का भाव प्रकट करते हैं। जैसे इसका भी जो कारक विभक्ति है या परसर्ग है से, और अलग होने का भाव ये हमें बोध कराता है या हमें ज्ञात कराता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण है मोहन बस से उतर गया, अर्थात अभी हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि पृथक, अलग, अलगाव। यहाँ पर मोहन है वो बस से उतर, यानी कि बस से अलग हो रहा है। बस का और मोहन का दोनों सेपरेट अर्थात अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर से जो कारक विभक्ति है इसका भी प्रयोग किया गया है। और दूसरा उदाहरण, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो पत्ता गिरना, क्रिया क्या हो रही है? गिरने की। अब वो पत्ता है वो पेड़ से हमेशा के लिए अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक है। हमारा कारक का छठा जो भेद है संबंध कारक। यह वह कारक है जो वाक्य में एक संज्ञा या उसी वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम दोनों का आपस में संबंध दर्शाता है। आपस में एक संज्ञा का, अर्थात एक वाक्य में दो संज्ञा ही है, तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या संबंध है, इसलिए इसका नाम भी संबंध कारक है। जिसके कारक विभक्ति या कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यह मेरा घर है। यहाँ पर देखिए मेरा सर्वनाम का प्रयोग किया है और घर क्या है? संज्ञा। तो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से मेरा मतलब मेरा और घर का दोनों का संबंध दर्शाया कि ये घर मेरा है। जैसे यह माधुरी की किताब है, तो यहाँ पर माधुरी और किताब दोनों का संबंध दर्शाया गया है। हमारा कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक, जिसकी कारक विभक्ति या कारक चिन्ह में या पर होते हैं। प्यारे बच्चों, अधिकरण कारक क्रिया करने का आधार होता है, अर्थात जिस आधार पर क्रिया हम संपन्न करते हैं। कोई भी, जैसे मान लो मैं खड़े होने की क्रिया कर रही हूँ, तो कहाँ पर खड़ी हूँ? पृथ्वी पर, फर्श पर, धरती पर। तो ऐसे ही क्रिया का एक आधार होता है। जैसे मान लो मैं चौक से पढ़ा रही हूँ, तो किस पर पढ़ा रही हूँ? ब्लैक बोर्ड पर। तो ये ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट पर पढ़ा रही हूँ, तो श्यामपट्ट इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं।
बंदर पेड़ पर झूल रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? झूलने की। और किस पर? पेड़ पर। कौन? बंदर। तो हमें तो क्रिया का आधार ढूंढना है कि क्रिया किस पर हो रही है। तो क्रिया हो रही है यहाँ पर झूलने की, और किस पर हो रही है? पेड़ पर। तो यहाँ पर इस पेड़ पर, ये इसकी कारक विभक्ति है पर, और पेड़ यहाँ पर उसका जो आधार है क्रिया करने का। तो यहाँ पर इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। हमारा कारक का 8वां भेद है संबोधन कारक, जिसके प्रसर्ग हैं हे, अरे। यहाँ पर यह कारक का क्रिया के साथ संबंध नहीं दर्शाता है। जैसा कि हमने कारक की परिभाषा में कहा था कि जो कारक का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने का काम होता है, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन कारक है यह संबंध न दर्शा करके, क्रिया के साथ उसका संबंध न बता करके कर्ता के लिए विशेष संबोधन का काम करता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। अब देखो इसमें ईश्वर जो करता है अपने आप में, लेकिन हमने हे भी लगाया है। और ईश्वर किसको, ईश्वर को किस नाम से संबोधित किया है? हे ईश्वर। तो विशेष संबोधन हो गया। सामान्य संबोधन न करके हमने इसको विशेष संबोधन के नाम से, अर्थात हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर को कॉमन नहीं है, किसको माना है यहाँ पर? ईश्वर को, भगवान को। और इस तरीके से हे ईश्वर। और हमेशा संबोधन कारक में जब कोई भी हम शब्द लेते हैं उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने कारक की परिभाषा व उसके भेदों के बारे में और विद उदाहरण अर्थात उदाहरण सहित समझा। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे और इस पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।